आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम लिमिट स्टेट मेथड से। आरसीसी मेंबर को या तो हम लोग एनालाइज करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं। एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में आपको गिवन डाटा दिया रहेगा, बीम का जो है विड्थ पता रहेगा, डेप्थ पता रहेगा, एरिया ऑफ स्टील पता रहेगा। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन सेक्शन है कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कितना मोमेंट अपने ऊपर ले सकता है, या फिर अदर टर्म में अगर हम लोग बात करें कितना लोड ये अपने ऊपर ले सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एनालिसिस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स है डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम, जिसमें आपको गिवन लोडिंग रहेगा, सपोर्ट कंडीशन रहेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए किस तरह का सेक्शन रिक्वायर्ड है, यानी कि कितना हम लोग विड्थ दे, डेप्थ दे, एरिया ऑफ स्टील दे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस टाइप का प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, किससे, लिमिट स्टेट मेथड से। यानी कि आपको गिवन रहेगा बी और AST और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील ये भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, ये सपोज करिए विड्थ है बीम का, ये इफेक्टिव डेप्थ है और ये एरिया ऑफ स्टील है और ये सेंटर फॉर रेनफोर्समेंट जो है इस लेवल पे लगा है। ठीक है, हम लोग एनालाइज करना है। एनालिसिस करने का मतलब क्या, सबसे पहले एनालिसिस का जो स्टेप पहले भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में पढ़े हैं, स्टेप्स वैसा ही रहेगा लेकिन प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाएगा इस मेथड में। स्टेप्स क्या था, सबसे पहले हम लोग बीम के बारे में ये पता लगाते हैं कि बीम किस नेचर का है, किस तरह का है, वो अंडर रेनफोर्स्ड बीम है या ओवर रेनफोर्स्ड बीम है या फिर बैलेंस्ड बीम है। ये पता लगाने के लिए दो पैरामीटर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, अगर दोनों आपस में बराबर है तो बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप है कि पता लगाना बीम किस तरह का है, अंडर है या ओवर है या फिर बैलेंस्ड है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे। अगर अंडर रेनफोर्स्ड बीम रहेगा तो फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म करके हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर ओवर रेनफोर्स्ड बीम रहेगा तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म करके हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर बैलेंस्ड बीम रहेगा तो दोनों में से किसी फोर्स को हम लोग लीवर आर्म से अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों में से किसी एक फोर्स को, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चलेगा। यही सिंपल सा स्टेप्स इसमें भी है, लेकिन जो पैरामीटर्स यहाँ पे है अलग अलग पैरामीटर्स है और प्रोसीजर भी अलग अलग है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, जैसे कि हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसका नाम वहाँ पे NA या फिर NC बोलते हैं, तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो रिलेट नहीं करेंगे हम लोग बार बार वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, एकदम सेपरेटली उसको भूल जाइए अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। लिमिट स्टेट मेथड एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे ही सारा जो इसका स्टोरी है वो बेस्ड है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को, ये स्ट्रेन का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। स्ट्रेन का ग्राफ जो है इस तरह से होता है। पहला एजम्पशन जो है थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे, वो पहला एजम्पशन क्या था, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। उस एजम्पशन में ही ये स्ट्रेन का जो लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन का जो वेरिएशन है, ये जो स्टोरी है ये छुपा हुआ है। मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसका कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा डेप्थ के अलोंग वो लीनियर रहेगा, तभी वो प्लेन नेचर का रहेगा। ठीक है, सेक्शन जो है बेंडिंग के बाद भी प्लेन नेचर का है, इसका कहने का मतलब क्या, स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर है, ऐसा पैराबोलिक या फिर हैप्पैजार्ड वे में किसी भी शेप का नहीं है, लीनियर वेरिएशन है। मतलब स्ट्रेन का जो वेरिएशन है यहाँ पे लाइन जो जाएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कंक्रीट के और दूसरा एजम्पशन जो था, कंक्रीट के सबसे अपर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेन मैक्सिमम डेवलप करेगा वो कितना होगा, 0.0035। स्टील में जो हम लोग स्ट्रेन का वैल्यू लेना है एट द टाइम ऑफ फेल्योर, इस वैल्यू से यानी कि 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES, इससे हम लोग कम नहीं ले सकते हैं। यानी कि जिस लेवल पे स्टील है उस लेवल पे स्ट्रेन का वैल्यू, स्ट्रेन का डायग्राम है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रेन डायाग्राम, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस का डायग्राम कैसा है, डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस का डायग्राम। न्यूट्रल एक्सिस पे सपोज करिए न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे तो किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, 0। अब देखिए हम लोग
कंक्रीट का जो स्ट्रेस का डायग्राम पढ़े थे, कुछ इस तरह का पढ़े थे कि 0.002 तक ये स्ट्रेस का जो ग्राफ जाएगा पाराबोलिक जाएगा, उसके बाद लीनियर कहाँ तक 0.0035 स्ट्रेन तक, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू है। हम लोग इससे ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ से क्रैक विजिबल हो जाता है कंक्रीट में, इसलिए ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है कंक्रीट में, ठीक है। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हम लोग मैक्सिमम लिए थे कंक्रीट के लिए वो 0.446 FCK ये वैल्यू लिए थे। डिज़ाइन स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस का ये वैल्यू है और मैक्सिमम स्ट्रेन का ये वैल्यू है। यानी कि 0 से स्ट्रेस स्टार्ट हुआ और किस पॉइंट तक पहुंच गया 0.446 FCK तक। 0 से स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू अपर मोस्ट फाइबर पे, कंक्रीट में कंप्रेशन का बात करें, सबसे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में सबसे अपर मोस्ट फाइबर पे, 0 स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे, सबसे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के लेवल पे, ठीक है। कंक्रीट तो टेंशन ले ही नहीं सकता, इग्नोर मानते हैं उसका स्ट्रेंथ, इसलिए ये भले यहाँ का जो लेवल का कंक्रीट है इस स्टील के लेवल से भी नीचे है, लेकिन हम लोग कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लेक्टेड हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये मान के चलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस का जो वैल्यू जनरेट होगा वो इस लेवल पे, स्टील के लेवल पे होगा, जो कि स्टील ही बियर करेगा, ठीक है। इसके नीचे का कंक्रीट किसी काम का नहीं है, ना तो कंप्रेशन सहेगा ना तो टेंशन सहेगा। सिर्फ कन्फाइनमेंट देने के लिए स्टील को एक यूनिट के तौर पर बांधे रखने के लिए, पूरे कंपोजिट सेक्शन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है नीचे का ये कंक्रीट, ठीक है। अब आते हैं, यानी हम लोग इस बात पर थे कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम किस वैल्यू तक जा रहा है 0.446 FCK तक। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे 0 स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है इस तरह से। पाराबोलिक वेरिएशन किस पॉइंट तक पाराबोलिक वेरिएशन होगा, किस पॉइंट तक पाराबोलिक वेरिएशन होगा 0.002 स्ट्रेन के वैल्यू तक। यानी कि ये तो मैक्सिमम स्ट्रेन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.002 वाला स्ट्रेन होगा, यानी इस वैल्यू तक, इस डेप्थ तक ये पाराबोलिक वेरिएशन है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन और मैक्सिमम जो स्ट्रेस का वैल्यू है आउटर मोस्ट, सबसे अपर मोस्ट फाइबर पे, वो कितना है 0.446 FCK, ठीक है। ये स्ट्रेस का डायग्राम है, कंक्रीट में स्ट्रेस का डायग्राम, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ पाराबोलिक वेरिएशन, किस पॉइंट तक, ये डेप्थ कितना है इसको हम लोग निकालेंगे, कितने डेप्थ तक ये पाराबोलिक वेरिएशन, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी बस समझिए कि जहाँ तक 0.002 स्ट्रेन है वहाँ तक पाराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, और मैक्सिमम जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो 0.446 FCK, ठीक है। ये कंक्रीट में स्ट्रेस का डायग्राम था। स्टील में स्ट्रेस का डायग्राम, जैसे कि स्टील में यहाँ पे स्ट्रेन का डायग्राम था, उसी तरह से स्टील में स्ट्रेस का भी डायग्राम चाहिए। स्टील तो एक ही लेवल पे लगा है, इसका सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट हम लोग देखें तो इसी लेवल पे लगा है। इस लेवल पे सिंपली जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.87 FOI, 0.87 FOI। FOI में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड किए तो ये वैल्यू आया था 0.87 इंटू FOI। ये स्ट्रेस का डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम, और ये जो है डायग्राम ये स्ट्रेन का डायग्राम है, ठीक है। इसी दोनों डायग्राम पे पूरा का पूरा स्टोरी एनालिसिस वाला या फिर डिज़ाइन वाला, सिंगली या फिर डबली, सब का एक ही जैसा स्टोरी आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसको निकाल लें और दोनों को कंपेयर करके ये बता पाएँ कि जो सेक्शन है वो अंडर है या ओवर है या फिर बैलेंस है। तो बात आती है कि कैसे निकलेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ या फिर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे निकलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्सयू क्रिटिकल बोले, क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग या फिर बैलेंस्ड, तीनों एक ही नाम है। कौन कौन सा नाम है, एक्सयू क्रिटिकल या फिर एक्सयू, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, वहाँ पे एनसी था, यहाँ पे एक्सयू क्रिटिकल, एक्सयू क्रिटिकल, एक्सयू बैलेंस्ड या फिर एक्सयू लिमिटिंग, ये तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स यू सपोज करिए इस अपर मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट से लेके ये न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है ये एक्स यू लिमिट है। ये फाइंड आउट कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये अगर टोटल डी है, टोटल डी मतलब इफेक्टिव डी है, और ये एक्स यू लिमिट है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स यू लिमिट। ठीक है, तो स्ट्रेन के डायग्राम को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर स्ट्रेन डायग्राम फॉर फाइंड आउट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर एक्चुअल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्यों बोले, क्योंकि इस डायग्राम में जो स्ट्रेन जो है कंक्रीट में वो भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, और स्ट्रेन जो है स्टील में वो भी इस वैल्यू से कम। ये तो आईएस कोड ही बोलता है कि किसी भी स्थिति में जो टेंसाइल लेवल पे, इस लेवल पे जो रेनफोर्समेंट लगा है उसका जो स्ट्रेन होगा वो इस वैल्यू से हम लोग कम नहीं ले सकते हैं, और कंक्रीट में जो एट द टाइम ऑफ फेल्योर है वो इस वैल्यू पे पहुंचेगा। यानी कि दोनों अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। तब जो डेप्थ होगा वो कैसा डेप्थ होगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं। यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे देखें, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, यानी कि 0.0035 डिवाइडेड बाय ये डेप्थ एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू d माइनस एक्स यू लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली एक्स यू लिमिट का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.0035 डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 0.002 प्लस 0.87 Fy, और ES का जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ होगा, डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स यू लिमिट। ठीक है, d माइनस एक्स यू लिमिट। अब d माइनस एक्स यू लिमिट वाले टर्म को भी इधर लाते हैं, d माइनस एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय, और 0.0035 को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट। ये क्या बचा, यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 × 10⁵, और यहाँ पे ये हो जाएगा 400, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.87 Fy इस तरफ वाला टर्म, और यहाँ पे इसको नीचे लाना था 0.0, इसको ऊपर ले गए यहाँ पे आया, और इसको नीचे लाना था तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0035। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें, एक स्टेप और ले जाएं, d माइनस एक्स यू लिमिट माइनस एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट। ये तो 1 हो जाएगा कट के, इसको आगे वाले स्टेप में देखेंगे। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, 400 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ये जो हो जाएगा 700। ठीक है, इधर क्या था, d डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट माइनस 1 इक्वल्स टू 400 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, अब 1 को उस साइड हम लोग भेज रहे हैं, d डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 1 प्लस 400 प्लस 0.87
एफ वाई डिवाइडेड बाय 700 डी डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 700 प्लस 400 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन 700 डी अपॉन एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 1100 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, एक्स यू लिमिट ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे 700 भी ऊपर ले आते हैं, एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। तो इसको यहाँ पे लिखे एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी, डी इधर चला गया। ठीक, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आया एक्स यू लिमिट का। जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या आया, 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू 0.87 एफ वाई इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए एफ वाई का वैल्यू अलग अलग होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर Fe 250 यील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू 250 अगर पुट करें वहाँ पे, तो एक्स यू लिमिट का क्या वैल्यू आएगा, 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 इंटू 250 इंटू डी। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आता है 0.53 इंटू डी। ठीक है, यानी कि Fe 250 के लिए एक्स यू लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.53 इंटू डी। ये डिरिवेशन आपको याद रहे या ना रहे, ये फाइनल जो रिजल्ट है, ये जो फाइनल कंक्लूजन है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स यू लिमिट फॉर द वैल्यू ऑफ Fe 250 0.53 इंटू डी। ठीक है, एक्स यू लिमिट फॉर HYSD बार Fe 415 एक्स यू लिमिट कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू डी। यहाँ पे इस जगह पे आप 415 पुट करके देखें तो जो डिराइव करके एक सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा 0.48 इंटू डी आएगा। ठीक है, फॉर Fe 500 एक्स यू लिमिट जो आएगा 0.46 इंटू डी। एफ वाई की जगह 500 पुट करके देखने पे ये पता चलता है कि जो एक्स यू लिमिट का वैल्यू आता है 0.46 इंटू डी। ये तीनों जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फार्मूला है, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता चलेगा हम लोग देखें, और फाइनल जो वैल्यू है वो भी आप लोग मेमोराइज कर लिए। अब आते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का तो फॉर्मूला आ गया फाइनली। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ कंप्रेशन। अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन को इक्वेट करते हैं अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन में, टेंशन से। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स जो है आपस में बराबर होगा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ टेंशन। इसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो छुपा हुआ है, वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन ये सिंपल है, इसको पहले हम लोग निकाल लें। फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स है एक तरह का, ये स्ट्रेस इनटू एरिया दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। और जो स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग जो कंसीडर करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, वो कितना वैल्यू है 0.87 टाइम्स ऑफ द एफ वाई, यानी कि 0.87 इंटू एफ वाई ये स्ट्रेस का वैल्यू है। और टोटल एरिया ऑफ स्टील जो कि यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, फॉर द एग्जाम्पल 3 नंबर ऑफ बार्स हैविंग 20 mm डाया, 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ स्टील पता चल जाएगा। और 0.87 एफ वाई, ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया रहेगा। अगर एनालिसिस वाला प्रॉब्लम है तो ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें माइल्ड स्टील तो 0.87 एफ वाई यानी कि 250 इंटू एरिया ऑफ स्टील से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फोर्स ऑफ टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन को निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो टोटल एरिया ऑफ स्टील है वो एक ही लेवल पे लगा है। और इस लेवल पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो कितना है 0.87 इंटू एफ वाई। ये टोटल वैल्यू स्ट्रेन का है, स्ट्रेस का कितना वैल्यू है 0.87 इंटू एफ वाई। ठीक है, तो हम लोग फोर्स ऑफ कंप्रेशन या फोर्स ऑफ टेंशन निकालने के लिए स्ट्रेस इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो
टेंसाइल फोर्स तो सिंपली निकल गया, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स को निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स जो फैला है वो कुछ एरिया में फैला है। यहाँ पे देखिए कंक्रीट का इतना जो हैश्ड पोर्शन वाला एरिया दिख रहा है, किसी एक लेवल पे नहीं है। यहाँ पे भी कंक्रीट है, यहाँ पे भी कंक्रीट है। इस पूरे एरिया में जो है, पूरे दूरी में जो है वो कंक्रीट का विस्तार है, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंटेंसिटी का स्ट्रेस का वेरिएशन है। एक जैसा स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपर मोस्ट फाइबर पे कुछ अलग स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ तक रेक्टेंगुलर आया है, उसके बाद पैराबोलिक वेरिएशन है, यानी कि स्ट्रेस का भी वेरिएशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस का वेरिएशन सिंपल था, स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे सिग्मा CBC, यहाँ पे 0, तो हम लोग एवरेज स्ट्रेस निकाल लेते थे, सिग्मा CBC प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, या सिंपली कह लें सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया। एरिया कौन सा? B इंटू NA, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया से मल्टीप्लाई किए तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पता चल जाता था, C पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस का जो डायग्राम है ये इलास्टिक वेरिएशन नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है ये, ठीक है। हम लोग क्यूब को लेबोरेटरी में टेस्ट किए, तब जो मॉनिटर करने के बाद ग्राफ आया है, स्ट्रेस का वेरिएशन आया है, वो कुछ इस तरह से, कुछ दूर तक पैराबोला, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह का जो फिगर है, इसका एवरेज स्ट्रेस निकाल पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कुछ अलग इंटेंसिटी का है, कुछ दूर तक 0.446 ही आया है, उसके बाद पैराबोलिक है, ठीक। तो इस तरह के स्ट्रेस को निकालने के लिए, स्ट्रेस डायग्राम का एवरेज स्ट्रेस को निकालने के लिए, स्ट्रेस डायग्राम के एरिया को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये पार्ट 1 x1 दूरी तक, ये पार्ट 2 x2 दूरी तक। ये x1 कितना होगा, x2 कितना होगा, इसको अगर निकाल पाएँ तो हम लोग फर्दर थोड़ा सिंपल हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस को निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेन का डायग्राम फिर से आइए। ये पैराबोलिक जो वेरिएशन था वो किस लेवल तक था, जहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 है, इस लेवल तक पैराबोलिक वेरिएशन है। उसके बाद इसके ऊपर रेक्टेंगुलर वेरिएशन है, ठीक है। तो पैराबोलिक वेरिएशन जहाँ तक है वो कितने दूरी पर है, यानी x2 का वैल्यू कितना दूर तक है, ये पैराबोलिक वेरिएशन कहाँ तक गया, ये x2 का वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो इसी ट्रायंगल में देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं। 0.0035 डिवाइडेड बाय XU इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, यानी कि x2, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उससे x2 निकल जाएगा। हम लोग यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, 0.0035 डिवाइडेड बाय XU इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाय x2 निकालना है। x2 इक्वल्स टू 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035 इंटू XU, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035, ये वैल्यू आता है 4/7 टाइम्स XU, ठीक है। ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पैराबोलिक वेरिएशन है, ये डेप्थ जो है ये कितना आया, 4/7 टाइम्स ऑफ XU। अगर ये XU है तो ये डेप्थ, पैराबोला वाला जो डेप्थ है, ये 4/7 इंटू XU। अगर टोटल XU है, ये 4/7 इंटू XU है, तो ये डेप्थ अपने आप पता चल जाएगा 3/7 इंटू XU, यानी x1 का वैल्यू 3/7 इंटू XU, x2 का जो वैल्यू आया वो 4/7 इंटू XU, ठीक है। अब ये x1 डेप्थ तक जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो लीनियर है, एक समान रूप से, यानी कि यहाँ पे अगर 0.446 का लेवल का स्ट्रेस है, तो इस पॉइंट पे भी कितना है, 0.446 इंटू FCK है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे आना स्टार्ट होते हैं तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। तो इस पूरे कंक्रीट में, जो कंप्रेशन का कंक्रीट है, नीचे का कंक्रीट से तो कोई मतलब नहीं है, ना ही वो कंप्रेशन सह रहा है, ना ही वो टेंशन सह रहा है, तो जो मतलब है जिस कंक्रीट से, उस कंक्रीट में एवरेज स्ट्रेस कितना है, ठीक है। अगर एक समान रूप से 0.446 का वेरिएशन होता पूरा रेक्टेंगुलर, तो हम लोग फोर्स ऑफ कंप्रेशन तो सिंपली निकाल देते, 0.446 FCK स्ट्रेस का वैल्यू इंटू एरिया कितना, B इंटू ये डेप्थ कितना है, XU, तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पता चल जाता है। लेकिन स्ट्रेस का वेरिएशन एक समान रूप से नहीं है, कुछ दूर तक रेक्टेंगुलर, उसके बाद पैराबोला। तो एवरेज स्ट्रेस क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, इसी को निकालने के लिए जैसे हम लोग सिंपली एवरेज एरिया हम लोग निकालते हैं A1
y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। अगर हम लोग को CG निकालना पड़े किसी भी अगर दो अलग अलग टाइप का एरिया है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करके एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं। अब देखिए एवरेज ऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे 0.446 है, यहाँ पे भी 0.446 है, लेकिन इसके बाद घटने लगा है, तो एवरेज ऑर्डिनेट इस डायरेक्शन का क्या होगा, यानी कि सिंपली अगर लैंग्वेज में बात करें तो एवरेज स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। देखिए 0.446 FCK का ऑर्डिनेट का जो स्ट्रेस है किस डेप्थ तक है, x1 डेप्थ तक, यानी कि x1 से मल्टीप्लाई करिए 3/7 इंटू XU। अब आइए उसके बाद का जो स्ट्रेस है वो पाराबोला का नेचर का है और किस डेप्थ तक गया है, यहाँ से लेके 4/7 इंटू XU। पाराबोला का एरिया 2/3 इंटू ये स्ट्रेस 0.446 FCK, ठीक। 0.446 यहाँ पे ऑर्डिनेट है, उसके बाद घटने लगा इसलिए 2/3 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये पाराबोला का इक्वेशन है। उसके बाद किस डेप्थ तक ये पाराबोला का आया है ये वैल्यू 4/7 इंटू XU डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, यानी कि 3/7 XU प्लस 4/7 XU, या सिंपली इस दोनों को जोड़े तो XU के बराबर आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 0.446 इंटू 3/7, ये वैल्यू आता है 0.1911 FCK इंटू XU प्लस 2/3 इंटू 0.446 इंटू 4/7, ये वैल्यू आता है 0.1699 FCK इंटू XU डिवाइडेड बाय, इस दोनों को जोड़े तो सिंपली XU आएगा, XU कॉमन लेके काटे तो XU ये सिंपली कॉमन लेके कट जाएगा, बचेगा क्या, इस दोनों को ऐड करें 0.1911 प्लस 0.1699, ये वैल्यू आता है 0.36 FCK। ये एवरेज स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है। अब जो स्ट्रेस का डायग्राम है यहाँ पे तो 0.446 था, कुछ दूरी तक 0.446 आया भी है, लेकिन अब जो है घटना स्टार्ट हुआ, तो ओवरऑल इस पूरे डेप्थ में, इस पूरे कंक्रीट के ब्लॉक में कितना एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगा, इसको तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द डेप्थ तक तो नहीं आया, यहाँ से कमने लगा है, इसलिए एवरेज जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 0.36 FCK, ये एवरेज स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया किसका, फोर्स ऑफ कंप्रेशन अगर हम लोग निकालें, अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन CU का बात करें तो एवरेज स्ट्रेस यानी कि 0.36 FCK, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया किसका, ये कंक्रीट का हैच्ड पोर्शन जो कि कंप्रेशन को सह रहा है, B इंटू XU, B इंटू XU, ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन आ गया और फोर्स ऑफ टेंशन पहले से था पता। अब दोनों फोर्स पता चल गया, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता कर पाएंगे। अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन को इक्वेट करेंगे अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन से, इस दोनों फोर्स को आपस में इक्वेट करते हैं, CU इक्वल्स टू TU, यानी कि 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। तो XU यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मेमोराइज कर लीजिए, 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। अब आपको एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में इस तरफ का जितना भी टर्म दिख रहा है सब दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये भी दिया रहेगा, विड्थ ऑफ कंक्रीट ये भी दिया रहेगा, यानी कि इस इक्वेशन में सब जो टर्म है वो दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी पता है, हम लोग अभी तुरंत डिराइव्ड की इक्वेशन फॉर Fe250 XU लिमिट का जो वैल्यू आया 0.53 इंटू डी, और डी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनालिसिस वाला क्वेश्चन है तो बी डी पहले ही बताया कि गिवन होगा, ठीक है। एक्सू लिमिट अगर Fe415 है तो 0.48 इंटू डी एक्सू लिमिट,
अगर ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 है तो 0.46 इंटू डी, यानी कि किसी भी तरह का ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा हम लोग एक्चुअल लिमिट भी निकालने में सक्षम है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को भी निकालने में सक्षम है। अब कंपेयर हम लोग कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कि किस तरह का सेक्शन है, अंडर एनफोर्स्ड है, ओवर एनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस है। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस छोटा है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो सेक्शन कैसा है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस छोटा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, सेक्शन कैसा है? अंडर रेनफोर्स्ड। अगर एक्सयू बराबर है एक्सयू लिमिट के तो सेक्शन कैसा है? बैलेंस्ड। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तब सेक्शन कैसा है? ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सेक्शन किस तरह का है निकाल पाने में सक्षम है। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो कि है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब तो ये पता कर पाए हम लोग सेक्शन कैसा है, अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस्ड है। ठीक है, ये पता कर पाए। अब आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म करेंगे या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स ऑफ टेंशन इंटू लीवर आर्म। ठीक है, फोर्स ऑफ टेंशन इंटू, अब लीवर आर्म कैसे निकलेगा, लीवर आर्म होगा कहाँ पे, इसको भी आप लोग समझिए। ये कोई गिवन डायमेंशन है बी डी, एरिया ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सारा चीज़ दिया रहेगा। स्ट्रेन का डायग्राम हम लोग बनाए थे, इस तरह से था। स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस तरह से था। ये निकाल पाए थे हम लोग कि ऊपर से 3/7 XU तक ये रेक्टेंगुलर है ब्लॉक, उसके बाद 4/7 XU जो है वो पाराबोलिक है। ये जो डेप्थ है ये पाराबोलिक है। ये अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे इस लेवल पे स्टील लगा है, तो फोर्स ऑफ टेंशन हम लोग निकाल पाए 0.87 इंटू FY इंटू AST करते तो फोर्स ऑफ टेंशन निकल जाता है। अब आते हैं, ये फोर्स ऑफ टेंशन तो इजीली निकल गया, फोर्स ऑफ कंप्रेशन भी हम लोग एवरेज स्ट्रेस 0.36 FCK इंटू B इंटू XU किए थे, तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन भी निकल गया। अब लीवर आर्म कैसे निकलेगा? ठीक है, लीवर आर्म ये टेंसाइल एनफोर्समेंट तो एक ही लेवल पे लगा है, इसको इसी लेवल पे लगा है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंक्रीट का जो है विस्तार वो कुछ रेंज में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और जो स्ट्रेस का डायग्राम है वो लीनियर नहीं है। लीनियर रहता तो अगर स्ट्रेस का डायग्राम जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था कि स्ट्रेन भी लीनियर था, स्ट्रेस भी लीनियर था, तो स्ट्रैंगुलर स्ट्रेस का जो CG है ऊपर से D/3 हम लोग सिंपली उस पॉइंट पे टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन टॉप से Na/3 सॉरी D/3 नहीं Na/3 पे हम लोग कंसंट्रेटेड मानते थे। लेकिन यहाँ पे पाराबोलिक वेरिएशन है। इस डायग्राम का, इस स्ट्रेस डायग्राम का CG कहाँ पे होगा? ये जो ऊपर से डिस्टेंस है टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन, इसको कहाँ पे लिया जाए? इसका जो CG है इस डायग्राम का CG कहाँ पे होगा? ठीक है, तो अगर पूरे फोर्स ऑफ कंप्रेशन को, फोर्स ऑफ कंप्रेशन तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन अगर पूरे फोर्स ऑफ कंप्रेशन को किसी एक पॉइंट से निरूपित करना हो, किसी एक पॉइंट जो कि उसका CG होगा, तो इस पूरे एरिया का, इस तरह का जो एरिया है इसका CG कहाँ पे होगा? ठीक है, अगर ये हम लोग निकाल पाए कि टॉप मोस्ट फाइबर से कितने दूरी पे ये होगा, तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है फोर्स ऑफ टेंशन और फोर्स ऑफ कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को तो लीवर आर्म बोलते हैं, वो लीवर आर्म भी निकाल पाने में सक्षम होंगे। अगर ये डिस्टेंस पता चल गया तो टोटल डेप्थ माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो लीवर आर्म पता चल जाएगा। यानी ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे? ये डिस्टेंस है क्या? इस पूरे एरिया का जो स्ट्रेस का डायग्राम है, इस एरिया का CG है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस एरिया का CG टॉप मोस्ट फाइबर से, इस एरिया का CG कैसे पता चलेगा? इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, इस टोटल स्ट्रेस डायग्राम का एरिया को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट और एक पैराबोला वाला पार्ट। रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया होगा, इस
इसको इस तरह से हैच करते हैं, इसको ऐसे हैच करते हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा 0.446 FCK इंटू ये डेप्थ हम लोग निकाल पाए 3/7 इंटू XU, यानी रेक्टेंगुलर पार्ट टोटल CU को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, CU1 प्लस CU2। CU1 जो इस तरह का जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो कितना फोर्स ऑफ कंप्रेशन ले रहा है, CU2 ये जो पैराबोला वाला ब्लॉक है ये कितना फोर्स ऑफ कंप्रेशन ले रहा है। तो CU1 हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इस स्ट्रेस डायग्राम का एरिया यानी कि 0.446 इंटू FCK, और ये जो स्ट्रेस है कितने रेंज में फैला हुआ है इस डेप्थ तक, यानी कि B। अब देखिए कंक्रीट को भी दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक इस तरह का पार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है और एक इस तरह का पार्ट पैराबोला वाला पार्ट। तो इस तरह का जो हैच किया हुआ है ये कितना फोर्स ऑफ कंप्रेशन ले रहा है। तो इस एरिया में, इस जोन में किस तरह का स्ट्रेस का वेरिएशन है 0.446 इंटू FCK, लीनियर वेरिएशन है 0.446 इंटू FCK, और उस जोन का एरिया कितना है B इंटू ये वाला डेप्थ, B इंटू ये वाला डेप्थ कितना है 3/7 इंटू XU, ये CU1 निकल गया। क्लियर, इसको अलग करके हम लोग रख लेते हैं, प्लस CU2। अब CU2 देखिए पैराबोला का एरिया, ये स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, पैराबोला का एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे स्ट्रेस कैसा है 0.446 इंटू FCK। ये एवरेज स्ट्रेस आया पैराबोला में, एवरेज स्ट्रेस का ऑर्डिनेट यहाँ पे तो 0.446 है, लेकिन पूरे इस ब्लॉक के लिए क्या एवरेज स्ट्रेस होगा 2/3 इंटू 0.446 इंटू FCK। ये तो स्ट्रेस का वैल्यू हुआ। हम लोग को फोर्स ऑफ कंप्रेशन चाहिए CU2, तो स्ट्रेस इंटू एरिया कौन सा, ये जो हैच पोर्शन वाला एरिया है इसका एरिया हम लोग को निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, B इंटू ये डेप्थ, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, B इंटू ये डेप्थ, यानी कि B और ये जो डेप्थ है ये कितने के बराबर है 4/7 इंटू XU, यानी कि ये CU2 भी निकल गया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, ये टोटल जो स्ट्रेस का डायग्राम है इसका CG। ठीक है, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है उसका CG। तो हम लोग टोटल स्ट्रेस का डायग्राम का CG कैसे निकालेंगे, सिंपली इस तरह का जो हम लोग CG निकालते हैं A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। इसी के तर्ज पे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे A1 के जगह पे CU1 इंटू CU1 का CG। इस CU1 का ये जो डायग्राम है रेक्टेंगुलर डायग्राम, इसका CG कहाँ से, इस रेफरेंस लाइन से, इसको हम लोग Y1 मान रहे हैं, प्लस CU2 पैराबोला का एरिया, पैराबोला कितना फोर्स अपने ऊपर ले रहा है, यानी कि CU2 इंटू ये जो पैराबोला अपने ऊपर फोर्स ले रहा है इसका CG कहाँ से, इस रेफरेंस लाइन से। ये निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला है इस रेफरेंस लाइन से, यानी कि Y2 डिवाइडेड बाय CU1 प्लस CU2। इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं Y बार यानी पूरे स्ट्रेस डायग्राम का ये जो टोटल इतना सा जो एरिया है, ये जो अपने ऊपर फोर्स ले रहा है, उस फोर्स का CG कहाँ पे होगा वो पता चल पाएगा। यानी कि CU1 तो पता चल गया, CU2 भी पता चल गया। CU1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन ले रहा है अपने ऊपर, इतना सा जो ब्लॉक फोर्स ऑफ कंप्रेशन ले रहा है इसका CG। इतना सा फोर्स ऑफ कंप्रेशन, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कैसा है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का CG कितना होता है, अगर ये रेक्टेंगल का डेप्थ है 3/7 XU, तो 3/7 XU डिवाइडेड बाय 2, रेक्टेंगल का CG डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3/7 XU डिवाइडेड बाय 2। ये करेंगे तो ये जो टर्म है यानी कि 3 सिंपली इसको 7 इंटू 2 यानी कि 14 इसे कर दे, तो ये जो वैल्यू पता चला ये वाला टर्म, ये कौन सा टर्म है Y1। अब आते हैं Y2 कैसे पता चलेगा, ये प्लस यहाँ पे साइन रहने दीजिए। Y2 कैसे पता चलेगा, ये CU2 है इंटू Y2। अब Y2 देखिए, इस पैराबोला जो डायग्राम है स्ट्रेस का, यानी कि ये जो कंक्रीट का ब्लॉक है ये अपने ऊपर जितना कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है उसका CG, ये यानी कि स्ट्रेस डायग्राम से CG पता चलेगा। स्ट्रेस डायग्राम कैसा है पैराबोला नेचर का, और इसका CG कहाँ से,
इस रेफरेंस लाइन से। इस रेफरेंस लाइन से कैसे सी जी पता चलेगा? 3/7 XU प्लस पाराबोला का सी जी। पाराबोला का सी जी कितना होता है? 3/8 इंटू ये डेप्थ। 3/8 यानी कि 3/8 इंटू ये डेप्थ। ये डेप्थ कितना है? 4/7 इंटू XU। 4/7 इंटू XU प्लस इस रेफरेंस लाइन से हम लोग ले रहे हैं इस पाराबोला का सी जी, तो इस रेफरेंस लाइन से इसका सी जी ले रहे हैं, तो 3/8 इंटू ये जो टर्म है ये तो यहाँ से आया है, यहाँ से लेने के लिए ये वाला टर्म और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3/7 इंटू XU प्लस ये छोटा सा टर्म 3/7 इंटू XU। ये जो वैल्यू होगा ये किसका वैल्यू होगा? Y2 का। 3/8 इंटू 4/7 XU प्लस 3/7 इंटू XU डिवाइडेड बाय CU1 प्लस CU2। CU1 कितना था? 0.446 इंटू FCK इंटू B इंटू 0.446 FCK इंटू B इंटू 3/7 इंटू XU प्लस 2/3 इंटू 0.446 FCK इंटू B इंटू 4/7 इंटू XU। ये CU1 प्लस CU2। इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.42 इंटू XU। ठीक है, पूरे डेरिवेशन को अगर आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा है तो सिंपली इतना आप समझे, इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो निचोड़ आता है ये वैल्यू को याद रखें, यानी ये टोटल फोर्स ऑफ जो कंप्रेशन होगा ये टॉप मोस्ट फाइबर से कितने दूरी पे लगेगा? ऊपर से 0.42 इंटू XU। ये टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन। फ्रेश यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम को देखते हैं। ये टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन जो ऊपर से लगा है कितने दूरी पे? 0.42 इंटू XU। सिंपली समझे, ये जो कंक्रीट है, कंप्रेशन का कंक्रीट है, इसमें जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन जनरेट हो रहा है उस फोर्स ऑफ कंप्रेशन का एक पॉइंट में अगर CG निकालना हो, CG बताना हो कि टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ये देखिए ये कंक्रीट आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, आप रेक्टेंगल का CG सिंपली आप कि बहुत कोई के मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये XU डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये CG तो सिंपली पता चल जाएगा, लेकिन इस पूरे ब्लॉक में एक समान तरह का लोडिंग नहीं लग रहा है। ऊपर में कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वो स्ट्रेस डायग्राम से पता चलेगा। ऊपर में कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, नीचे कंप्रेशन थोड़ा कम है, यानी कि ऊपर ज़्यादा लोडिंग ले रहा है, नीचे कम लोड ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, तो CG भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि ये जो CG डिपेंडेंट है ये स्ट्रेस डायग्राम पर डिपेंडेंट है, ना कि ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ द कंक्रीट ब्लॉक। ज्योमेट्रिकल फिगर तो ये रेक्टेंगल लग रहा है, तो इससे आप सिंपली बोल देंगे कि XU डिवाइडेड बाय 2 यही CG हो जाएगा फोर्स ऑफ कंप्रेशन का। लेकिन फोर्स में कंक्रीट का एरिया के साथ साथ स्ट्रेस का डायग्राम का जो एरिया है वो भी इन्वॉल्व है। तो स्ट्रेस डायग्राम ये बता रहा है कि ऊपर का फाइबर जो है कंक्रीट का वो ज़्यादा फोर्स ऑफ कंप्रेशन लेने में ले रहा है और नीचे थोड़ा कम ले रहा है, तो CG भी कहीं ना कहीं क्या होगा? ऊपर शिफ्ट होगा। और पूरे कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि CG जो है ऊपर से कितने दूरी पर है? 0.42 इंटू XU। 0.42 इंटू XU ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है। ठीक है, एक पॉइंट में पूरे फोर्स ऑफ कंप्रेशन को सूचित किए तो वो ऊपर से कितने दूरी पे मिला? 0.42 इंटू XU। और एवरेज फोर्स ऑफ कंप्रेशन तो पहले से पता था 0.36 FCK एवरेज स्ट्रेस इंटू B इंटू XU, ये तो निकाल चुके थे, लेकिन कितने दूरी पे लग रहा है इसको निकालना था। ये पता चला टॉप मोस्ट फाइबर से कितने दूरी पे है? 0.42 इंटू XU। और फोर्स ऑफ टेंशन जो लग रहा है वो इस पॉइंट पे जहाँ पे रेनफोर्समेंट लगा है 0.87 FY इंटू AST। अब दोनों के बीच का जो दूरी है इसी को लीवर आर्म बोल रहे हैं, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा? अगर ये D है, इफेक्टिव डेप्थ D है, और ये ऊपर से दूरी पता चल गया 0.42 XU, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? D माइनस 0.42 इंटू XU। ये टर्म निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, D माइनस 0.42 इंटू XU। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल हो गया।
अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना कितना सिंपल रह गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये पता चल चुका है कि सेक्शन किस तरह का है, सेक्शन का टाइप किस तरह का है, वो अंडर है या फिर अंडर रेनफोर्स्ड है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस्ड है। अगर अंडर रेनफोर्स्ड होगा तो स्टील पहले यील्ड कर जाएगा और स्टील में यील्डिंग की वजह से फेल्योर होगा। तो हम लोग इस तरह के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी पढ़े थे, फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म, यानी कि T इंटू लीवर आर्म, इस तरह से हम लोग MOR निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ टेंशन 0.87 Fy और इंटू AST करेंगे, तो ये फोर्स ऑफ टेंशन, ये स्ट्रेस हुआ, इंटू एरिया, ये फोर्स ऑफ टेंशन, ये TU हुआ, अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन, इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म अभी हम लोग निकालें D माइनस 0.42 इंटू XU, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूला से हम लोग MOR निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन अगर बैलेंस्ड है, इस पे आएंगे हम लोग अभी। सेक्शन अगर बैलेंस्ड है तो कोई सा भी फॉर्मूला फोर्स ऑफ टेंशन इंटू लीवर आर्म कर सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म भी हम लोग करके वैल्यू निकाल सकते हैं MOR का। फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म करना पड़ा तो 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फोर्स ऑफ टेंशन वाला सेम फॉर्मूला रह जाएगा। देखिए अब आते हैं ओवर रेनफोर्स अगर कोई सेक्शन है तो उसका MOR हम लोग कैसे निकालेंगे। ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो उसका स्ट्रेन डायग्राम अगर देखें, एट द टाइम ऑफ फेल्योर, लास्ट एजम्पशन जो बोलता है कि स्टील में जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो कंक्रीट का स्ट्रेन अपने अल्टीमेट वैल्यू पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन स्टील में जो स्ट्रेन है वो इस वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एजम्पशन क्या बोलता है कि किसी भी केस में स्टील में जो स्ट्रेन है वो इससे हम लोग कम नहीं ले सकते हैं, यानी स्टील में जो स्ट्रेन है वो यहाँ तक तो लेना ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक लेने का मतलब क्या है, इस वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर छोटा हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तभी सेक्शन कैसा होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बड़ा हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तभी सेक्शन क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। लेकिन एजम्पशन जो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में लास्ट एजम्पशन पढ़ रहे थे उसमें बोलता है कि स्ट्रेन इन स्टील शैल बी नॉट लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। इस वैल्यू से हम लोग कम नहीं ले सकते हैं, इस वैल्यू से कम हम लोग नहीं लेने, नहीं ये यानी कि ये वैल्यू जो आया है ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, कम से कम ये वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू लेने के लिए XU का जो ये वैल्यू है ये भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम XU का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, XU लिमिट तक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में XU का जो वैल्यू लेंगे ये मैक्सिमम कितना लेंगे, XU लिमिट तक। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग MOR प्रोनाउंस नहीं करेंगे। MOR किसके प्रोनाउंस करेंगे, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, XU लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग। इफ XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, टेक XU इक्वल्स टू XU लिमिट, और तब MOR का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तब MOR का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU लिमिट अब पुट करेंगे। ठीक है, अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ गया है तो XU का वैल्यू है वो एक्सीड कर गया है किससे, XU लिमिट से। लेकिन इस स्ट्रेन के एजम्पशन जो था, लास्ट एजम्पशन लिमिट स्टेट मेथड में जो था, इस एजम्पशन से ये पता चला, इस परिस्थिति को कंसीडर करते हुए XU का वैल्यू हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते हैं XU लिमिट से। इस केस में, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में, XU का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, XU लिमिट के बराबर, और इसी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग MOR बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 0.36 FCK इंटू B इंटू XU लिमिट। अब यहाँ पे एक्चुअल की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, XU लिमिट इंटू D माइनस 0.42
इंटू एक्सयू लिमिट। जहाँ जहाँ एक्सयू था वहाँ वहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सयू लिमिट। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के केस में जो हम लोग MOR निकालेंगे वो MOR किसके बराबर हो जाएगा, MU लिमिट। ये जो एक्सप्रेशन है ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा मोमेंट बीम जो है लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार नहीं ले सकता है। यानी एक्सयू का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, एक्सयू लिमिट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग लिमिट कर दिए एक्सयू लिमिट तक, इससे ज़्यादा हम लोग अलाउ ही नहीं करते हैं, परमिट ही नहीं करते हैं। इस एक्सयू के करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर MOR निकालते हैं तो MOR का वैल्यू क्या आ जाता, ज़्यादा आ जाता है। लेकिन हम लोग लिमिट कर दिए कि जो बीम है मैक्सिमम कितना मोमेंट ले सकता है, MU लिमिट तक। और MU लिमिट कैसे पता चलेगा, किसी भी फोर्स ऑफ कंप्रेशन या फिर फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म करें तो वहाँ एक्सयू एक्चुअल की जगह अगर एक्सयू लिमिट पुट कर दे तो वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यही एक ट्रिक था इस लिमिट स्टेट मेथड में, और ये इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जितना भी न्यूमेरिकल्स है इसको बनाते हैं। अगर पूरे एनालिसिस के प्रोसीजर को हम लोग शॉर्ट करें, इन शॉर्ट में हम लोग ब्रीफली उसको देखें और इसका सारांश या फिर समरी देखें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अभी पूरा जो एनालिसिस वाला आपको पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको 2-3 बार आप लोग रिपीट करके वीडियो देखिए तो अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसका शॉर्ट में हम लोग समरी समझते हैं। सबसे पहले एनालिसिस में करना क्या होता है, गिवन डाटा दिया रहता है, BDAST दिया रहता है, ठीक है। ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहता है, B दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है और ओवरऑल डेप्थ भी दिया है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है AST, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, ग्रेड ऑफ स्टील पता है, ठीक। इतना सारा टर्म पता है। आपको निकालना फाइनली क्या है, MOR। ये जो बीम है ये कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ले सकता है अपने ऊपर, ये निकालना था। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये पता किए कि सेक्शन किस तरह का है। स्टेप सबसे पहले स्टेप 1 पता किए, टाइप फाइंड आउट टाइप ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन, वेदर सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड या फिर बैलेंस्ड। इसको पता करने के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत है, 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक एक्सयू लिमिट यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तीनों टर्म एक ही है। एक्सयू लिमिट का निकालना ज़रूरी है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसका निकालना ज़रूरी है। तो एक्सयू लिमिट कैसे पता चलेगा, 0.53D या फिर 0.48D या फिर 0.46D। ये अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, ये Fe250 के लिए, Fe415 के लिए, Fe500 के लिए एक्सयू लिमिट पता चले। और जहाँ पे D पहले ही बताया कि क्वेश्चन में दिया हुआ, ये एक्सयू लिमिट निकल जाएगा। उसके बाद एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, CU = TU, फोर्स ऑफ कंप्रेशन 0.36 FCK, B इंटू XU = 0.87 FY इंटू AST। इससे XU पता चल जाएगा, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। ये पता चल गया। अब दोनों को कंपेयर करके, एक्सयू लिमिट और एक्सयू एक्चुअल को कंपेयर करके हम लोग क्या किए, कंपेयर एक्सयू लिमिट एंड एक्चुअल एक्सयू, दोनों को कंपेयर करके हम लोग ये पता कर पाए कि सेक्शन अंडर है या ओवर है या फिर बैलेंस्ड है। अगर इफ अंडर रेनफोर्स्ड रहा, मतलब अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म। सिंपली फोर्स ऑफ टेंशन 0.87 FY इंटू AST इंटू लीवर आर्म B माइनस 0.42 XU, ठीक है। इसको आप लोग फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले ही मान चुके फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। और स्ट्रेस के डायग्राम में हम लोग देखें, कंक्रीट के स्ट्रेस के डायग्राम में 0.002 स्ट्रेन के बाद जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो 0.446 ही आता है। यानी कि इस लेवल तक स्ट्रेन अगर नहीं भी पहुंचा है, अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड भी है, तो इस
अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा तो कंक्रीट में इस लेवल का स्ट्रेन नहीं पहुंच पाएगा। अगर यहाँ पे भी पहुंचा होगा तब भी जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.446 FCK। और एवरेज स्ट्रेस का जो, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, और एवरेज स्ट्रेस का भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.36 FCK। ठीक है, इस लॉजिक से आप लिमिट स्टेट मेथड में कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, आप करके देखें दो एग्जांपल में। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो यहाँ पे आप लोग फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म भी ले सकते हैं, यानी कि 0.36 एवरेज स्ट्रेस FCK इंटू B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। ये बहुत डीप ये डिस्कशन है, इसको समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखें तब ये सब जो बात है, डिस्कशन है, ये पता पड़ पाएगा। अगर आपको बहुत शॉर्ट में जाना है तो सिंपली समझें, ये जो स्टेप हम लोग बता रहे हैं समरी वाला स्टेप, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले XU निकाले, XU लिमिट निकाले, एक्चुअल डेप्थ ऑफ XU निकाले, दोनों को कंपेयर किए, पता किया सेक्शन कैसा है। अगर अंडर रेनफोर्स है तो सिंपली T इंटू लीवर आर्म कर सकते हैं या C इंटू लीवर आर्म भी कर सकते हैं। इसको रट लीजिए अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। अब आइए, अगर बैलेंस सेक्शन है तो दोनों में से कोई फॉर्मूला फिर भी लगा सकते हैं। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इफ सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म ही लगेगा। लेकिन वहाँ पे MOR निकालने के लिए फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, इस पूरे इक्वेशन में जो XU का वैल्यू है वो एक्चुअल XU नहीं यूज़ करके XU लिमिट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए 0.36 FCK B इंटू XU एक्चुअल यूज़ नहीं करके XU लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, लीवर आर्म में भी D माइनस 0.42 एक्चुअल XU यूज़ नहीं करके XU लिमिट, इसको याद कर जाइए। ठीक है, अगर समझने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जो एनालिसिस वाला प्रोसीजर था तो इसको याद कर जाइए। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले में XU एक्चुअल यूज़ नहीं करेंगे, XU एक्चुअल के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, XU लिमिट। यानी कि किसी भी केस में XU का वैल्यू XU लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग XU इक्वल्स टू XU लिमिट ले सकते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग से, MOR लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं हो सकता। लिमिट स्टेट मेथड में यही थ्योरी है। ठीक है, तो हम लोग तीनों किसी भी तरह का सेक्शन रहे, अंडर रहे तो यहाँ पे इस फार्मूला से दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस्ड रहे तो भी दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहे तो कंप्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और लीवर आर्म जहाँ पे भी हम लोग ये न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल ना यूज़ करके लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल चुके हैं, ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यूज़ नहीं करेंगे उस केस में, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में। ये बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज़ ना करके लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग यूज़ करेंगे।